नमस्कार, देश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। तो पूरा उत्तर भारत सर्दी से कांप रहा है, मगर 3 राज्य ऐसे हैं जहां बेहिसाब बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फ का डेरा है। गिरते पारे के बीच लगातार हो रही बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त है। राज्यों में बर्फ की भयानक मार, पहाड़ों पर बर्फ का प्रचंड प्रहार, मच गया है हाहाकार। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इतनी भयानक बर्फबारी हुई है कि तस्वीरें देखकर ही कलेजा कांप उठे। सबसे पहले कश्मीर की तस्वीरें देखिए। कश्मीर का कोना कोना कुदरत की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। घर की छत पर बर्फ, गाड़ी पर बर्फ, दीवार पर बर्फ, बिजली के खंभों पर बर्फ, सड़क पर बर्फ। कश्मीर में जन्नत का माहौल दिख रहा है। हर तरफ सफेदी की एक चादर बिछी हुई है, बर्फ नजर आ रही है। कल रात से ही कई सारे इलाकों में लगातार बर्फबारी हुई है। पूरी रात बर्फबारी हो रही थी। श्रीनगर शहर में है, बाकी इलाकों में बर्फबारी हुई थी। इसकी वजह से जो तापमान है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिली है। जहां पिछले हफ्ते तापमान करीब -7 तक चला जाता था, कल रात करीब -2 का तापमान श्रीनगर शहर में रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी से कश्मीर घाटी में लोगों की जिंदगी जम गई है। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। आसमान से लगातार सफेद आफत गिर रही है। लोगों का कहीं आना जाना भी मुश्किल हो गया है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पेड़ों के ऊपर भी बर्फ की मोटी चादर फोम की तरह जमी है। 1 इंच भी जमीन के दर्शन मुश्किल है। बर्फ में पेड़ों की जड़ें अदृश्य हो गई हैं। पूरी रात इसी तरीके से बर्फबारी हो रही थी और बर्फबारी की वजह से कम्युनिकेशन लाइंस कहीं कहीं ठप पड़ी हुई हैं। बिजली ठप है और इसी तरीके से पानी की सप्लाई में भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी बर्फ का कब्जा है। आसमान से लगातार गिर रही बेहिसाब बर्फबारी में ये जहाज फंसा हुआ है। बर्फबारी की वजह से कल से श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई विमान उड़ान नहीं भर सका है। शुक्रवार की शाम श्रीनगर में उतरे जहाज रनवे और मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। कल रात से ही जो कश्मीर घाटी का एयरपोर्ट है, श्रीनगर का एयरपोर्ट है, वो बंद पड़ा हुआ है। अभी रनवे क्लियर नहीं हुआ है और जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर और जम्मू के बीच में, वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो कश्मीर वैली आज बाकी जो मुल्क से वो कटी हुई है और साथ ही में जो फार फ्लंग एरियाज है वहाँ से लगातार खबरें यही आ रही है कि सब बंद पड़ा है। प्रचंड बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। हजारों की तादाद में ट्रक रास्तों में फंसे हैं। बर्फबारी होने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद किया गया है। तो हम किसी भी गाड़ी को जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे तकरीबन 1500 के करीब माल बरदार ट्रक इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। रास्तों से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन कुदरत के आगे तमाम सरकारी कोशिशें बौनी साबित हो रही हैं। सर, हम 2 दिन से खड़े हुए इधर, गाड़ियाँ बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ा हुए हैं यहाँ पे। तकरीबन लाइन लगे, पूरा उधर मीर बाजार तक लाइन लगी। बहुत ही परेशान हो गए सर। हम 2 दिनों से फंसे हैं यहाँ पे बहुत दिक्कत है। पानी की बहुत दिक्कत है, खाने की बहुत दिक्कत है। अभी रास्ता बोल रहे 3 दिनों के लिए बंद है। गुलमर्ग की तस्वीरें हैं ये, जहाँ शहर पर बर्फ का कब्जा है। डोडा में भी बेहिसाब बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। राजौरी और पीर पंजाल में भी जबरदस्त बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। श्रीनगर को बर्फ ने पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसा लग रहा है मानो बर्फ का आपातकाल हो। कुदरत के सफेद कहर से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को कल के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, मगर आज सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। श्रीनगर से शजाउल हक के साथ
इश्तियाक सोफी, अनंतनाग, आज तक। और अब बात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हालात की। यहां भी बेहिसाब बर्फबारी ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। दोनों राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी का दौर जारी है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जहां तक नजर दौड़ाइए, बाबा केदार के दरबार में नए साल की शुरुआत जबरदस्त बर्फबारी से हुई है। मंदिर के आसपास की पहाड़ियों और चट्टानें बर्फ से ढक गई हैं। न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। केदारनाथ में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि हाथ पांव जमने लगे हैं। मंदिर के ठीक सामने के परिसर पर भी बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया है। रास्तों पर भी बर्फ की नाकाबंदी है। केदारनाथ में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फ के तूफान से भी केदार घाटी का सामना हुआ। केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी ने कड़ाके की ठंड कर दी है। यहाँ इंसान तो छोड़िए, मशीनें भी जमने लगी हैं। यहाँ पुनर्निर्माण के काम में लगे लोग आग जलाकर अपना बचाव कर रहे हैं। बर्फबारी से मंदाकिनी नदी का पानी भी जम रहा है। उत्तराखंड के कई इलाके भीषण बर्फबारी की मार झेल रहे हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का भी हाल बर्फबारी ने बेहाल कर दिया है। ये मनाली की तस्वीरें हैं। कुदरत ने पूरे मनाली का सफेद श्रृंगार कर दिया है। सुबह से ही भारी बर्फबारी का दौर जारी है। कुदरत के इस रंग ने सैलानियों के चेहरे पर चमक ला दी है। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है। कुल्लू मनाली जैसा ही हाल सूबे के दूसरे हिस्सों का भी है। कड़ाके की ठंड से हिमाचल की पहाड़ियों पर जीना मुहाल है। नदी नाले झरने जमकर बर्फ बन गए हैं। पाइपलाइनों में बर्फ जम गई है। पेड़ पौधों की पत्तियों पर बर्फ जमी हुई है। देखिए, इस झरने से बहता हुआ पानी शीशे की छड़ों की तरह दिखाई दे रहा है। खेतों में घास, बर्फ है। ठंड से बचने के लिए लोग लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमाचल प्रदेश में मौसम और बिगड़ सकता है। चेतावनी को देखते हुए लोगों ने जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सरकार भी अलर्ट है। खनन घोटाले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी शिकंजा कस सकता है। सूत्रों की माने तो सीबीआई 2012 से 2016 के बीच यूपी में रहे खनन मंत्रियों से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 2012 से 2013 के बीच खनन मंत्रालय अखिलेश यादव के पास था। फिलहाल सीबीआई खनन घोटाले मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। शनिवार की सर्द सुबह ने सीबीआई के छापों से माहौल को गर्म कर दिया। लखनऊ, जालौन, हमीरपुर और कानपुर में सीबीआई छापेमारी कर रही थी। ये छापेमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए खनन घोटाले में हो रही थी। लेकिन इस छापेमारी में जो सबसे खास बात थी वो थी आईएएस बी चंद्रकला के घर पर छापेमारी। ये टाइल्स लगा रहे हो, इसकी तनख्वाह से लेंगे वापिस पैसा। शर्म करो, शर्म, जनता का पैसा है, ये पूरा वापिस करो। कहाँ से लिया है ये? आप क्या कर रहे हैं? बस गाजियाबाद जाने के सपने देख रहे हैं आप। ये है बी चंद्रकला। ये वीडियो उनकी ईमानदारी की कहानी बता रहा था। बड़े चर्चे थे चंद्रकला की दबंगई के, उनकी ईमानदारी के, उनकी सच्चाई के। नहीं चालू हुआ है 10 काम आपका। आज हर काम के पास जाएंगे। तुम ना कह दोगे तो चलेगा नहीं है सब। काम पूर्ण भी हो गए हैं, कुछ काम प्रारंभ में। आज इतना पैसा सरकार का आ रहा है, कोई एक विकास काम दिख रहा है शहर में? आपका हर काम, सड़क कैसे उखड़ गई? चुप। लेकिन ईमानदारी की इन तस्वीरों पर अब सवाल उठ रहे हैं। उंगलियां उठ रही हैं इस अफसर की नीयत पर। सीबीआई इस आईएएस अफसर का बही खाता खंगालने में लगी है। आरोप है
कि इस लेडी अफसर ने खनन घोटाला किया है। आईएएस बी चंद्रकला के घर से सीबीआई के जो अफसर हैं वह निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीबीआई टीम है वह निकल रही है और इस गाड़ी में जो सीबीआई के अफसर आए हैं वो यहाँ से बैठकर जा रहे हैं और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक सीबीआई की टीम अंदर मौजूद रही। माना यह जा रहा है कि कई दस्तावेजों को सीबीआई ने यहाँ पर खंगाला है। हमीरपुर में भी इस मामले को लेकर रेड की गई है। दिल्ली, नोएडा में भी कुछ ठिकानों पर सीबीआई की टीमों ने छापेमारी की है। तो आज सीबीआई की टीम ने चंद्रकला के आवास पर छापेमारी की। योजना भवन के करीब इस घर के चप्पे चप्पे को छान मारा गया। चंद्रकला इस वक्त स्टडी लीव पर हैं, लेकिन अवैध तरीके से खनन पट्टा बांटने का आरोप उन पर इस कदर चस्पा हो गया है कि सबसे बड़ी जांच एजेंसी को उनकी दहलीज तक आना पड़ गया। सीबीआई ने कानपुर में एसपी एमएलसी और हमीरपुर जालौन में कॉन्ट्रैक्टर के घर पर भी छापेमारी की। सीबीआई जांच के बाद तमाम कागजात समेट कर ले गई। इन कागजात में चंद्रकला के खिलाफ सबूतों की तलाश की जाएगी। कागजात से खनन घोटाले का सच सामने आएगा। कुमार अभिषेक के साथ नीलांशु मिश्रा, लखनऊ, आज तक। शूटर मनु भाकर ने महज 16 साल की उम्र में जब दुनिया भर में मेडल जीते तो पूरा देश उनका प्रशंसक हो गया। हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया गया। मगर जब मनु भाकर ने सरकार को वादा याद दिलाया तो खेल मंत्री 1 महीने के अंदर हरियाणा की वो बेटी जिसने यूथ ओलंपिक में भारत का नाम किया रोशन। हरियाणा की वो बेटी जिसने अर्जेंटीना में भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। उसी बेटी पर बिफरी हुई है हरियाणा की खट्टर सरकार। वजह सिर्फ इतनी है कि मनु भाकर नाम की इस गोल्डन गर्ल ने हरियाणा सरकार को उसका वादा याद दिलाया था। दरअसल अक्टूबर 2018 में अर्जेंटीना में हुए ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु ने गोल्ड जीता था। गोल्ड जीतते ही हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर मनु भाकर को 2 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया था। उसी ऐलान का स्क्रीनशॉट लेकर मनु भाकर ने ट्वीट किया, लिखा, सर प्लीज कंफर्म करें अगर ये सही है तो, या फिर सिर्फ जुमला है। इस ट्वीट पर खेल मंत्री अनिल विज भड़क गए। मनु भाकर ने बिना पुष्टि किए कल ये पब्लिक डोमेन में ट्वीट डाल दिया। मनु भाकर को जनता के सामने जाने से पहले हमारे खेल विभाग के अधिकारियों से कंफर्म करना चाहिए था। लेकिन मनु भाकर ने सरकार पर ये अविश्वास क्यों जताया, वो मनु भाकर से ही सुनिए। पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे खसरा रुबेला का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था और उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया था कि पापा को फ़ोन किया था कि वो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। और उसके बाद विदिन अ मंथ ओनली, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने ये चेंज करके उन्होंने किसी और को ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया। तो अब वो तो बिल्कुल मजाक वाली बात हो गई कि आज उन्होंने मुझे बोला है और मैं ठीक है सबको बता रही हूँ, अपने दोस्तों को बता रही हूँ, और उसके बाद उन्होंने चेंज करके किसी और को बना दिया। यानी सरकार से एक धोखा खा चुकी मनु भाकर पक्का करना चाहती थी कि सरकार उन्हें 2 करोड़ रुपए देगी या नहीं। मगर खेल मंत्री कह रहे हैं कि मनु भाकर को माफी मांगनी चाहिए। उनको अनुशासन में रहना चाहिए और मनु भाकर को जो उसने कल किया है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई आपस में वाद हुआ है इनाम की राशि को लेकर के, और मैं समझता हूँ जो नियम है, दूसरी प्रकार के नियमों के अनुसार ही उनको राशि मिलेगी। अब वो ट्वीट का जवाब ट्वीट और ये अच्छा नहीं है। मनु भाकर जैसी खिलाड़ियों ने ही हरियाणा के साथ देश का नाम रोशन किया है। सरकार को चाहिए कि उनसे किए गए वादे जल्दी पूरे किए जाएं, ताकि खिलाड़ियों का उत्साह और मनोबल बढ़ता रहे। दिल्ली से ईशा गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। मनु भाकर का प्राइमरी काम क्या है? जो उनका खेल है वो। उसके अलावा अगर उससे जुड़ी हुई कोई दिक्कत है तो सीधे जाके जो डेजिग्नेटेड मंत्रालय है उसमें बातचीत करें। इतनी खींचा इधर नहीं होती शायद। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आ रही है जो इस साल आम चुनाव के नतीजों की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में मायावती और अखिलेश यादव के बीच 80 में से 71 सीटों पर गठबंधन की सहमति बन गई है।
तो क्या अब की बार ये मेल यूपी में मोदी का खेल बिगाड़ने वाला है? ...2019 में मोदी का रास्ता रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के इन दो कद्दावर शख्सियतों ने कमर कस ली है। शुक्रवार को दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव के बीच घंटे भर की मुलाकात हुई और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर लग गई है। खबर है कि उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश के बीच सीटों के तालमेल पर सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो बीएसपी 36 और एसपी 35 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी है। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिनमें से दोनों के बीच 71 सीटों को लेकर बात फिक्स होने की जानकारी है। हालांकि इस गठबंधन में अभी तक कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं है। अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल पर भी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मिल करके लड़ेंगे। अब उसका स्वरूप क्या होगा वो जल्द ही मुझको लगता है राष्ट्रीय नेतृत्व आप लोगों के बीच देश के सामने रख देगा। हाँ, इससे एक बात साफ है, मुझे नहीं लगता है कि इस गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खाता खोल पाएगी। डरे हुए लोग मिल रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में मिल रहे हैं, सत्ता को पाने के लिए मिल रहे हैं, जाति और संप्रदाय में बांटने की उनकी अभिलाषा को रखते हुए मिल रहे हैं। कुछ नहीं पूरा होगा। मोदी जी उत्तर प्रदेश में 73 नहीं 73 से ऊपर सीटों से बीजेपी जीत कर आएगी। अगर मायावती अखिलेश में 71 सीटों पर सहमति बन गई है तो यूपी में बीजेपी के लिए वाकई 2019 की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि 2014 के बाद यूपी के उपचुनाव में बीजेपी इस गठबंधन से गोरखपुर, फूलपुर, नूरपुर और कैराना सीट हार चुकी है, जबकि 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में से 71 सीटों पर जीत मिली थी और सहयोगी अपना दल को 2 सीटें यानी एनडीए ने 80 में से 73 सीटों पर कब्जा जमाया था। हालांकि माया अखिलेश के नए गठजोड़ में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति असमंजस वाली है। गठबंधन को लेकर जो रही बात, तो देश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कांग्रेस पार्टी है। 2019 का चुनाव हम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जुमलों और कांग्रेस के किए गए पिछले 10 साल के कामों को लेकर जाएंगे। गठबंधन को लेकर जो रही बात, तो उसको लेकर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। बिल्कुल उन लोगों का समझौता हो चुका है। आज भी अखबारों में खबर है, इसके पहले भी ये खबर है कि इन दोनों के बीच में समझौता हो चुका है। हाँ, उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो लोग कांग्रेस को शामिल नहीं कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के लिए इन लोगों ने इतनी गुंजाइश रखी है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे। ये चर्चा में बात सामने आ रही है। अब असल चुनौती बीजेपी के सामने है। जिस यूपी ने इन्हें दिल्ली का सिंहासन दिलाया था, वही यूपी अब उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। लखनऊ से नीलांशु शुक्ला के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। शनिवार को झारखंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार बताया। पलामू में कई परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस पर करारा हमला किया। उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना के अपूर्ण कार्य का शिलान्यास 47 साल यानी आधी सदी ये परियोजना खंडहर के रूप में एक अधूरी लटकी पड़ी है। 1972 में इसकी फाइलें चली थी और फिर अटकती रही, लटकती रही, भटकती रही। ऐसे गुनहगारों के खिलाफ मोदी को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? एक चौकीदार ने काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। रोहिणी के एन काटजू मार्ग इलाके में शुक्रवार शाम में गैंग वॉर में हुक्का बार संचालक पर सरेराह गोलियां ऐसी बरसात हुई, उसे गाड़ी से हिलने तक का मौका नहीं मिला। मरने वाले की पहचान अनिल उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। पुलिस को आशंका है कि वारदात के पीछे गैंग वॉर या पुरानी रंजिश हो सकती है। पूरी घटना वहां लगे 2 सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये देखें आप। हमारा प्रोटेक्शन आज पूरी रात, अच्छा वो वाली दिक्कत नहीं। आज हमारे सिपाही पूरी रात बिहार में अपराधियों के आगे पुलिस पस्त है, लोग त्रस्त हैं और सरकार का पता नहीं। आए दिन बिहार अपराधियों के खौफ में मर मर कर जी रहा है। बेगूसराय में तो लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई और परिवार सरकार के सामने बिलखता रह गया। बाली ही ले लो, सब
चीज ले लो, जैसे दिए निकलते निकलते। बिहार के सुशासन में ये दर्द दिल को चाक चाक कर देगी। पत्थर दिल वालों की आंखों के आंसू भी रोके नहीं रुकेंगे। आप भी बिलख पड़ेंगे, लेकिन सरकार को गम के इस तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा, हम तीनों पर गोली से बोले गए, तुम बोलेगी, हम बोले बाबू सब चीज तुम सब चीज ले लो। हम बोले मेरा किस टिम्बर, मेरा गलती है, क्या होगा, सब सामान तुम दो लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम खड़ा ले लो, लेकिन हमारे पति में बच्चा को बख्श दो। बिहार के बेगूसराय में ये महिला अपने पति को खोकर गम के उस दौर से गुजर रही है जहां सिर्फ तड़प है। सुनिए उस वक्त क्या हुआ था, कैसे सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर गोली चली और सब खत्म, सब कुछ खत्म। निकलते निकलते दूगो फायरिंग, एगो तुमको तो मारी है, इसको भी मार रहा था, एगो हमको भी सटा दिया, मेरी बेटी पर चल गया गोली। हम बोले छोटी बच्ची है, केवाड़ी लगा दिए, बोले छोटी बच्ची बदमाश है, मत घुसो, मेरी बेटी है, उसके रूम में मत घुसो। हम है ना, मेरा बेटा, हम तीनों पर गोली सटा दिया। बोले गए, तुम बोलेगी, हम बोले बाबू सब चीज ले लो, तुम सब चीज ले लो। हम बोले मेरा कस्टमर, मेरा गांकी है, क्या होगा, सब सामान तुम दो लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम खड़ा है, ले लो, लेकिन हमारे पति मेरे बच्चा को बख्श दो, बख्श दो। रात का वक्त था जब इस महिला के घर कहर बरपा। अपराधियों ने एकाएक धावा बोला और गोली मारकर घर के मुखिया का लहू बहा डाला। पुलिस को मौके पर आना था, सो एसपी साहब तशरीफ ले आए और फिर सरकारी स्टाइल में जांच का राग अलापते रहे। ये बिहार है, नीतीश कुमार का बिहार, जहां अपराधी बेलगाम है, जहां अपराध खुलेआम है, गोरक्षा को लेकर जान चली जाती है, जहां कारोबारी को सरेआम गोली मार दी जाती है। लेकिन नीतीश बाबू कहते हैं कि यहाँ तो सब ठीक ठाक है। अब हम तो नीतीश कुमार जी हैं नहीं कि बिहार को छोड़ दिए और अपनी सीटों की चिंता कर रहे हैं, कुर्सी की चिंता कर रहे हैं। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा जा रहा है। खैर, सुशासन बाबू तो फिलहाल 2019 के चुनावी तूफान में खुद को सौंप चुके हैं, सीट का मसला निपटा चुके हैं और अब उसे जीतना है। हत्या, डकैती, अपहरण वगैरह तो कानून व्यवस्था का मसला है, देख लेंगे आखिर सुशासन बाबू जो ठहरे। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। अगली खबर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से, जहां एक ही स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र और छात्रा ने स्कूल के ही कैमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। छात्र 12वीं क्लास का स्टूडेंट था, जबकि छात्रा 11वीं में। पुलिस ने छात्र और छात्राओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और लड़के की 15 दिन बाद शादी होनी थी। वक्त एक छोटे ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।